देखिए, हमारे चैनल के माध्यम से हम बहुत पेशेंट्स तक पहुँचे। हमने एक सुई से उनके थायराइड नोड्यूल को डिस्ट्रॉय किया या एंजियोग्राफी से उनके ओवरऑल थायराइड का फ्लो कम किया, जिससे हम उनकी सर्जरी अवॉइड कर पाएँ। हमने उनकी थायराइड की सर्जरी नहीं होने दी। लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट्स के एफएनएसी पे कैंसर आया, कुछ में कैंसर का शक आया, हाई बेथेस्डा ग्रेड्स आए, तो हमने उन्हें कहा आपके लिए सर्जरी के अलावा कोई इलाज नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जब ये पेशेंट सर्जन के पास पहुंचते हैं, इनका सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन होता है, डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना, या मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना, और डॉक्टर साहब इसमें कोई रिस्क तो नहीं है। ये आपका जायज़ क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स हम ये जानना चाहते हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगा ना और इसमें कोई रिस्क तो नहीं है, पर क्या हम थोड़े और डेडिकेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिससे हम बेटर समझ पाए कि हमारे सर्जरी का हमारे बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होगा, रिस्क परसेंटेज कितना है, और क्या ये डॉक्टर बेस्ट चॉइस होगा ये सर्जरी करने के लिए। तो ड्यूक हेल्थ इंस्टीट्यूट यूएसए में का मुझे एक ब्लॉग मिला जिसमें वहाँ के सर्जन ने खुद बताया कि क्या वो 8 प्रश्न हैं जो आपने पूछने चाहिए अपने डॉक्टर से बिफोर कंसिडरिंग अ सर्जरी। सो सबसे पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब आप मेरे थायराइड का कितना हिस्सा निकालोगे? क्या आप हेमीथायरॉयडेक्टॉमी करोगे यानी कि 50 से 60% थायराइड निकालोगे, या आप टोटल थायरॉयडेक्टॉमी करोगे और पूरा थायराइड निकाल दोगे? सो ये फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि हेमीथायरॉयडेक्टॉमी के बाद फिर भी चांसेस है कि आपको थायराइड की गोलियों का सेवन ना करना पड़े, क्योंकि अभी भी 40 से 50% थायराइड पीछे छोड़ा है, साथ में स्कार भी छोटा आएगा। सो ये एक बहुत बेनिफिशियल बात है। लेकिन अगर टोटल थायरॉयडेक्टॉमी है तो ऑफ कोर्स आपको दवाइयों का सेवन करना पड़ेगा एंड थोड़ा रिस्क भी बढ़ जाएगा, स्कार का लेंथ ऑब्वियसली बढ़ेगा। सो फ़र्क पड़ता है मेंटल प्रिपरेशन में और रिस्क समझने में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट और वैलिड क्वेश्चन है कि आप थायराइड का कितना हिस्सा निकालोगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप मेरे लिए किस प्रकार की सर्जरी कर रहे हैं। क्या आप नॉर्मल ओपन सर्जरी कर रहे हैं, या फिर आप कोई आधुनिक ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं जैसे रोबोटिक थायरॉयडेक्टॉमी, जिसमें कान के पीछे से स्पेस बनाकर एक रोबोट के ज़रिए थायराइड निकाला जा सकता है। आजकल और भी ऑप्शंस है, ट्रांस ओरल थायरॉयडेक्टॉमी, निचले होठ के अंदर से जाकर थायराइड को निकाला जा सकता है, ऊपर कोई स्कार नहीं आएगा। एंड फाइनली एक एंडोस्कोपिक थायरॉयडेक्टॉमी या लैप्रोस्कोपिक थायरॉयडेक्टॉमी, जिसमें कॉलर बोन के नीचे से लैप्रोस्कोप्स ले जाके थायराइड को निकाला जा सकता है। अगेन गर्दन पे कोई स्कार नहीं आएगा। ये सर्जरीज ऑब्वियसली हर पेशेंट में पॉसिबल नहीं है, जिसमें थायराइड सूज चुका है, नोड्यूल्स है या ज़्यादा कैंसर है, उनमें शायद ओपन ही करना पड़े। लेकिन हाँ, बहुत केसेस में आज ये संभव है। ऑफ कोर्स अगर कैंसर नहीं है तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक छोटी सी नीडल से ये गांठों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या एंजियोग्राफी से जाके फ्लो बंद करके थायराइड को श्रिंक कर सकते हैं। मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं है, एक इंटरवेंशन से हम इसे डील कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन हो सकता है एज इंडियन पेशेंट्स हम पूछने में हिचकिचाए, लेकिन आज डॉक्टर्स प्रैग्मेटिक हो चले और ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस है आपके ओवरऑल डिसीजन पे। क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब आप साल में कितनी थायराइड सर्जरीज करते हो? ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यूएस डेटा बताता है कि अगर वो डॉक्टर साल में 25 से ज़्यादा सर्जरीज करता है तो उसके हाथों कॉम्प्लिकेशन रिस्क बहुत कम होगा। यहीं पे अगर वो 25 से कम सर्जरीज कर रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशन रिस्क 50% बढ़ जाएगा, यानी कि 50% ज़्यादा लोगों को कॉम्प्लिकेशंस होंगे। इन जनरल जो भी कॉम्प्लिकेशन रेट है, हो सकता है आपके डॉक्टर ईएनटी सर्जन हो, थायराइड ऑन्को सर्जन हो, या इन जनरल कैंसर सर्जन हो, जस्ट बिकॉज उन्हें 13 साल का एक्सपीरियंस है, उनके एक्कोलार्ड्स बहुत ज़्यादा है, ज़रूरी नहीं है कि वो थायराइड सर्जरीज बहुत ज़्यादा करते हों। हो सकता है उनका यूएसपी हो रोबोटिक प्रोस्टेट सर्जरीज या रोबोटिक पेल्विक सर्जरीज, और थायराइड वो महीने में एक करते हो। तो ऐसे में यू कैन शिफ्ट टू अ सर्जन हु डज़ मोर अमाउंट ऑफ थायराइड वर्क। कुछ डॉक्टर्स इसे शायद ऑफेंसिवली ले, लेकिन आप ये डेटा समझा सकते हो कि सर जो डॉक्टर ज़्यादा सर्जरीज करते हैं उनके हाथों कॉम्प्लिकेशन रेट कम होता है, इसलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अगर डॉक्टर ऑफेंड होता है कि मैं इतना सीनियर हूँ, आप मुझसे ऐसा सवाल कैसे पूछ सकते हो इतने सालों के एक्सपीरियंस और डिग्रीज़ के बाद, तो मेरा ओपिनियन होगा अगर आपको सही लगता है कि आप डॉक्टर चेंज करें। आज वो ज़माना नहीं है जहाँ हम अपने डिग्रीज़ और अपने सालों के एक्सपीरियंस को लेके एरोगेंटली बैठे। पेशेंट का हक है ये क्वेश्चंस जानना, और हमें वो डेटा उनसे शेयर करना चाहिए बिना ऑफेंड हुए। उसमें कोई ऑफेंसिव बात नहीं अगर कोई आपकी काबिलियत के बारे में पूछता है, क्योंकि पेशेंट तो आपसे पहली बार मिल रहा है, उसे क्या पता आपने कितने थायराइड सर्जरीज़ किए। अगर हमने ज़्यादा किए हैं, हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, हम शेयर कर सकते हैं ताकि उनके लिए रीअश्योरिंग हो और वो सुरक्षित और सशक्त महसूस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि डॉक्टर साहब आपका पर्सनल कॉम्प्लिकेशन रेट कितना है? नॉर्मली क्या होता है, ये मेरा भी टेंडेंसी है, हम लोग हमेशा लिटरेचर में दिया गया कॉम्प्लिकेशन रेट कोट करते हैं कि देखो वर्ल्ड ओवर थायराइड सर्जरी में 1% रिस्क है। वो वर्ल्ड ओवर होगा,
आपने अगर 100 सर्जरीज़ की है, आपके कितने पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशन हुआ है, क्योंकि ये बहुत वेरी करता है। अब होता क्या है, ये जो लिटरेचर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन रेट होता है, लिटरेचर में वो स्टडी की जा रही है जॉन हॉपकिंस या मेयो क्लिनिक के बेस्ट इंस्टीट्यूट में। वहाँ पे वो लोग के पास 50 गुना ज़्यादा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक हार्डवेयर है, बहुत बड़ी टीम्स है, एनेस्थीसिया से लेके हर चीज़ स्टेट ऑफ द आर्ट है, न्यूरल मॉनिटरिंग है। लास्ट में एक्सपीरियंस हो सकता है बहुत अलग हो, इतने बड़े इंस्टीट्यूट से इतने बड़े डॉक्टर्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूट में एक स्टडी में 1% आया है तो हर डॉक्टर सिर्फ 1% पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशन करेगा। हर डॉक्टर का अपना रेट होता है। हो सकता है आपके डॉक्टर का रेट 26% हो, 100 में से 26 लोगों को वॉइस चेंज होता हो, तो यह जानना आपके लिए ज़रूरी है। हो सकता है वो महीने में केवल 2 सर्जरीज़ करते हैं और दोनों में से एक को कॉम्प्लिकेशन होता है, तो उनका रेट 50% है। इसलिए ये डेटा जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके डॉक्टर कितने सर्जरीज़ ऑन एन एवरेज करते हैं और उनका कॉम्प्लिकेशन रेट क्या है। ये उनका फ़र्ज़ है कि वो आपको जेन्युइनली जो उनका कॉम्प्लिकेशन रेट है वो बताएं, ताकि फ्यूचर में उसे वैलिडेट भी कर सके अगर आपको कोई डाउट है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कभी भी नहीं पूछते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब, आप सर्जन हो, आप मेरा थायराइड तो निकाल दोगे, पर आप मेरे बाकी डॉक्टर्स और टीम के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन रखोगे, यानी कि मेरे एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट या फिजिशियन के साथ, ताकि जब निकालने के बाद मेरे थायराइड की मात्रा कम हो जाए तो उसे सही तरीके से टाइट्रेट किया जाए। जब कुछ महीनों बाद रेडियो एक्टिव आयोडीन दिया जाएगा, तब दोबारा वो दवाई के असर हो सकते हैं थायराइड लेवल्स पे, तो तब डोसेज चेंज करने के लिए। तो आपके सर्जरी के पहले, आपके सर्जरी के दौरान, आपके सर्जरी के बाद एनेस्थेटिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट जो एफएनएसी कर रहे हैं, जिस रिपोर्ट में आया है कि कैंसर हो भी सकता है, नहीं भी, पैथोलॉजिस्ट जो पोस्ट ऑपरेटिव स्पेसिमेन आया उसमें बाकी सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में कैंसर है या नहीं, और एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट, इन सब से आप कोऑर्डिनेशन रखोगे ना, और इन सब के आधार पे जो भी ट्रीटमेंट डिसीजंस होगा आप लोगे ना, बिकॉज बहुत ज़रूरी है। क्या है, हो सकता है आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बैठे हो मुंबई में एक एरिया में, बोरीवली में, और आप सर्जरी करा रहे हैं नवी मुंबई में जाकर अपोलो हॉस्पिटल, तो सोचिए कि हो सकता है आपके सर्जन और आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का कोई तालमेल ना हो। तो आपका डॉक्टर एटलीस्ट आपको स्ट्रैटेजी इंश्योर करे कि हाँ, मैं आपके रेगुलर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से तो नहीं बात करता हूँ रेगुलरली, जब तक आप मेरे पास हो मैं अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करूँगा, और जब आप लौटते हो मेरे एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट आपके एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट से बात कर लेंगे, तो थोड़ा रीएश्योरिंग होगा कि हाँ, आप बेटर हाथों में हो और बेटर कोऑर्डिनेशन से आपका इलाज किया जाएगा। इस लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम सब जानते हैं इंडियन रोड्स के मिसमैनेजमेंट का सबसे बड़ा रीज़न है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। रोड सर्विसेज अपना काम ठीक से कर रही है, टेलीकम्युनिकेशंस ठीक से कर रही है, वाटर ड्रेनेज ठीक से कर रही है, पर आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो एक डैमेज होता है और बार बार रोड तोड़ के पूरा काम करना पड़ता है। सेम प्रॉब्लम हो सकती है। सर्जन अच्छा है, एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट अच्छा है, रेडियोलॉजिस्ट अच्छा है, पैथोलॉजिस्ट अच्छा है, पर कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है डिजीज़ में। लेट्स नाउ जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज योर ट्रीटमेंट फॉलो पब्लिश्ड गाइडलाइन। डॉक्टर साहब, आप जो ट्रीटमेंट सजेस्ट कर रहे हो हमारे कंडीशन के लिए, ये जितने भी इंटरनेशनल पब्लिश्ड गाइडलाइंस है, जैसे कि अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन गाइडलाइंस, ATA गाइडलाइंस, उनके नॉर्म्स के हिसाब से ही है ना, या हम मेरे केस में कुछ आउट ऑफ गाइडलाइंस अप्रोच फॉलो कर रहे हैं जेन्युइन रीजंस के साथ, और क्या इसका कोई ऑल्टरनेट तरीका है गाइडलाइंस अनुसार? क्या बिना सर्जरी के जो नई टेक्नोलॉजीज़ आई है, एब्लेशन या एम्बोलाइजेशन, क्या उनका इस्तेमाल किया जा सकता है मेरे टाइप के नोड्यूल में, गाइडलाइन बेस्ड अगेन? तो ये आपके डॉक्टर को बताएगा कि आप बहुत ही अवेयर और सशक्त पेशेंट हो, एम्पावर्ड पेशेंट हो। अगर वो आपको नहीं भी शेयर करना चाहते थे पहले नॉन सर्जिकल ऑल्टरनेटिव्स, मिनिमली इन्वेजिव ऑल्टरनेटिव्स, तो आज वो मजबूर हो जाएंगे कि उन्हें आपसे शेयर करना पड़ेगा, सो दैट आपसे कोई बात छुपी ना रह सके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन, ये सारे क्वेश्चंस में रिस्क ऑफ ऑफेंस टेकन है, बट ठीक है तो है, आपका हक है ये क्वेश्चन पूछना, और ये खुद US के सर्जन शेयर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेशन रिस्क क्या है इस सर्जरी के? सो आपको बस ये नहीं पूछना है या ये नहीं सुनना है कि सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता नहीं करो, मैं हूं ना। वो ज़माना और वो दिन गए, मैं हूं ना। आपका डॉक्टर का फ़र्ज़ बनता है कि वो आपको बताए कि इस सर्जरी में क्या क्या रिस्क है। वो आपको बताएंगे कि हाँ, ये सर्जरी में वॉइस डैमेज का रिस्क है, बहुत सारे केसेस में टेम्पररी होगा, पर कुछ केसेस में परमानेंट हो सकता है, और उनके डेटा के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से कितना है वो। आपके केस में हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होने का बहुत मेजर रिस्क है, क्योंकि टोटल थायराइडेक्टॉमी 100% है, आपको सारी ज़िंदगी दवाइयों का सेवन करना पड़ेगा। आपके केस में अगर मीडियन सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन या कोई नर्व डैमेज होता है, तो वो नर्व जो फंक्शन करती है वो नहीं हो पाएगा, हो सकता है आपका आईलिड ड्रूप हो या कोई और दिक्कत आए। सो ये सारी डिटेल्स, इन्फेक्शन से लेके एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन तक, डॉक्टर का फ़र्ज़ बनता है कि वो आपको शॉर्ट में समझाए
कि हाँ, मैं सारी कॉम्प्लिकेशन नहीं लिस्ट कर सकता, पर ये 4 कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है और ये जनरल परसेंटेज है, ये डॉक्टर परसेंटेज है। अगर मैं बोलता हूँ मेरा 4% कॉम्प्लिकेशन है, मेरे 100 में से 4 लोगों को ये दिक्कत होगी, पर आप वो 4 में आ सकते हो। तो बाद में आपको शॉक नहीं होना है कि डॉक्टर साहब मैं कैसे आ गया, आपने तो सिर्फ 4% बोला था, 100% कैसे हो गया मेरे में। समझिए, आपके लिए आपको वो हो सकता है, ये जान के चलना है। यस, उसके प्रोबेबिलिटी कम है पर ज़ीरो नहीं है। सो ये डॉक्टर के लिए भी बहुत अच्छा है कि वो ये शेयर करे। पेशेंट पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड होगा कि हाँ ये रिस्क्स हैं, और रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट देगा, और पेशेंट के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट और एक बहुत वाइटल क्वेश्चन कि डॉक्टर साहब क्या मुझे कोई स्कार आएगा और वो कितना बड़ा होगा? अगर हेमीथेरेडेक्टॉमी है तो वो कितना बड़ा होगा? टोटल है तो कितना बड़ा होगा? क्या वो स्किन क्रीज के अंदर छुपाने की कोशिश की जाएगी? अगर मेरे बॉडी में कीलॉइड्स या हाइपरट्रोफिक स्कार बनने की टेंडेंसी है तो क्या वो गंदा और भद्दा दिखेगा बढ़ के? और अगर स्कार दिख रहा है सारी ज़िंदगी, या वो कीलॉइड या थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो क्या फ्यूचर में कोई प्लास्टिक सर्जरी या कोई लेज़र के तरीके से उसे छुपाया जा सकता है? ये सब जानना आपका हक है कि ये प्रोसीजर का कॉस्मेटिक सीक्वल क्या होगा। ये 8 क्वेश्चंस थे, बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चंस जो उन्होंने शेयर किए ये सर्जन ने, जिसके बेसिस पे आप एम्पावर्ड डिसीजंस ले सकते हैं और इनका बहुत हाई इम्पैक्ट है आपके डिसीजन मेकिंग में। लेकिन इसके अलावा भी और कई क्वेश्चन हो सकते हैं। मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ मेरे एक्सपीरियंस से कि क्या 7 क्वेश्चन आपको पूछने चाहिए कोई भी ऑपरेशन के पहले आपके डॉक्टर से, जो आपको हेल्प करेगा डिसीजंस लेने में। वो वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो बहुत ही वैलिड है, और सिर्फ थायराइड सर्जरी नहीं, वो किसी भी सर्जरी में एप्लीकेबल है। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।